हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वैदिक काल करने वाले मतलब शुरू करने वाले हैं। ठीक है। और वैसे है कि इसका एक क्लास हो चुका था, देखिए आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुआ था, कि आर्य मतलब कहाँ कहाँ से आए थे और कैसे आए थे, इंडिया में कैसे बसे थे, तो वो तो डिस्कस हो चुका था। अब उसके बाद देखते हैं कि कि ऋग वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में हमारे भारत में उनकी सामाजिक हालत कैसा था, या राजनीतिक हालत कैसा था, सामाजिक हालत कैसा था, आर्थिक हालत कैसा था और धार्मिक हालत कैसा था। क्या देखना है कि यहाँ पे राजनीतिक हालत क्या, ऋग वैदिक काल में मतलब जो इनका काल है ऋग वैदिक बेसिकली वैदिक काल कर लीजिए, तो वैदिक काल आपका 1500 से 600 BC तक माना जाता है। ठीक है। और इसमें भी 1000 से मतलब 1500 से 1000 तक BC तक आपका ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल, और फिर 1000 से 600 BC तक आपका लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है। और इस काल में, इस पूरे काल में हमारा राजनीतिक हालत कैसा था, सामाजिक हालत, आर्थिक, धार्मिक। तो वैदिक काल में बेसिकली 4 चीज देखना है। उस समय का राजनीतिक हालत कैसा था, उस समय का सामाजिक हालत कैसा था, उस समय का आर्थिक हालत कैसा था, उस समय का धार्मिक हालत कैसा था। और ये चारों चीज दोनों काल में देखना है, मतलब ऋग वैदिक काल में भी देखना है और उत्तर वैदिक काल में भी देखना है। ठीक है। लेकिन वो करने से पहले हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि ऋग वैदिक या फिर वैदिक काल में आर्य कहाँ रहते थे। बेसिकली उनका ज्योग्राफी क्लियर होना चाहिए कि किस ज्योग्राफी में ये लोग काम कर रहे थे, या जो भी जो राजनीतिक, सामाजिक हालत, धार्मिक हालत जो भी हो रहा था, ये किस ज्योग्राफी में हो रहा था या किस जगह पर हो रहा था। ये रहेगा, ये अगर क्लियर रहेगा तो पता रहेगा कि वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है उससे। ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि मैं काफी लंबे समय तक मतलब वीडियो नहीं बना रहा था, तो बेसिकली क्या है, तो मेरा कुछ पर्सनल कारण था और जिसपे काफी देर तक बिजी था। तो अब मैं काफी हद तक फ्री हूँ। ठीक है। कि इस शनिवार रविवार को भी मेरा कुछ काम है और अगले शनिवार रविवार को भी काम है, उसके बाद मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद मैं पूरी तरह से फुली फ्री होके मैं कल रेगुलर बनाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा लंबा गैप हो गया तो तब कुछ किया नहीं सकता, हो गया। अब से कोशिश करूंगा कि अब मैं कंटिन्यू रहूंगा। ठीक है। तो आज देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में आर्य कहाँ रहा करते थे। ठीक है। तो बेसिकली ये आपका इंडिया का मैप हो गया। ठीक। ये पाकिस्तान हो गया और ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक। और जो आर्य ऋग वैदिक काल में मुख्यतः इसी जगह पे रहा करते थे। ठीक है। जहां से यूरोप, मध्य एशिया से या यूरोप से आना था, मतलब यूराल पर्वत के आसपास नीचे स्टेपी वाली जगह से इनको आना था, ये आ चुके। विवादास्पद चीज है वैसे, कुछ कहते हैं आए हैं, कुछ कहते हैं नहीं आए, वो अलग इशू है। ठीक है। वो अलग अलग विद्वानों का कहना है, अलग अलग विद्वानों के हिसाब से रहने दीजिए। और अभी अगर कुछ हद अगर बेसिकली टेक्स्ट बुक में कुछ वैसा ही चल रहा है तो मान के चले कि मान आए थे और यहाँ सेटल हुए थे। ठीक है। तो अब देखिए सेटल कहाँ हुए थे सबसे पहले, तो सबसे पहले सेटल हुए थे कि अफगानिस्तान के इस पार्ट पे सेटल हुए थे। ठीक है। जो क्या कहते हैं कि ईस्टर्न अफगानिस्तान में सेटल हुए थे। ठीक है। यहां सेटल हुए। फिर आपका ये पंजाब का इलाका है, ये पाकिस्तानी पंजाब है, ये इंडिया का पंजाब है, इधर हरियाणा के आसपास तक है, तो ये यहां तक सेटल हुए थे। ठीक है। फिर यहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का इलाका है। ठीक है। ये यहाँ पे सेटल हुए थे। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर का इलाका है।
यहाँ पे सेटल हुए थे। ठीक है, और कुछ हद तक है कि जो राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक आइडिया था, और ये वेस्टर्न यूपी का पार्ट है, तो वेस्टर्न यूपी के इलाका तक ये लोग फैले हुए थे। ठीक है, मतलब ये कह लीजिए कि आपका यमुना नदी और ये गंगा नदी। ठीक है, तो ये कुछ हद तक ये जहाँ इस आसपास तक ये लोग मतलब आए हुए थे। मतलब ऋग्वैदिक काल में, मतलब RVP में, मतलब 1500 से 1000 BC के आसपास आर्य कहाँ पे रहते थे? तो इस इलाका में रहते थे। और ये पूर्वी अफगानिस्तान, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये आपका पश्चिमी पंजाब, ये इंडिया वाला पंजाब है, हरियाणा का पार्ट है, और जो पश्चिमी यूपी का इलाका है तो वो ये इस इलाका में है। ठीक है, और फिर आपका है कि आपका जम्मू कश्मीर के इलाका में, तो इस इलाका में ये लोग रहा करते थे, और इसी को सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता था। ठीक है, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ऋग्वेद में इन जनरल किसी जगह का नाम नहीं मिलता है, कि ऐसा कहीं नहीं मिला है कि आर्य आके इस जगह पर बसे थे, या इस जगह का ये नाम था, या गंधार नाम था, या कुरुक्षेत्र नाम था, तो वैसा कोई नाम नहीं मिलता है उसमें। उसमें बस कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, या फिर कुछ वनस्पति या जानवरों के नाम है, या फिर एनिमल्स या प्लांट्स के नाम है, माउंटेन या पर्वत के नाम है, डेजर्ट है तो उसका नाम है। ठीक है, वो उस तरह से उन्होंने बताया है। जगह का नाम ऋग्वेद में कहीं पे मेंशन नहीं है, और इसीलिए इतना डाउटफुल बन जाता है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा सप्त सिंधु प्रदेश में, तो 7 नदियों का जो जगह है, तो उस जगह में उस जगह को क्या कहा जाता था? या उसे पंजाब कहा जाता था, या उसे हरियाणा कहा जाता था? उस टाइप से उन्होंने मेंशन नहीं किया है। बस वनस्पतियों के नाम है, जीव जंतुओं के नाम है, पर्वत है, पठार है या नदी है, उनके नाम बताए हैं। तो अब उसके हिसाब से जैसा मेंशन किया गया है, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि ये जो ऋग्वैदिक काल में आर्य कहाँ रहा करते थे, और वो बेसिक ये जो इन्होंने जो नाम लिया है उससे पता चल जाता है कि ऋग्वेद की रचना किस जगह पर हुआ था। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं उसे। तो सबसे पहले तो यहाँ आ जाता है कि आपका सिंधु नदी मानसरोवर के पास से निकलता है, ये इधर से ऐसे जाता है। ठीक है, और इसके इधर आपका करीब 5 नदी का नाम मिलता है। इसके इधर करीब आपका जो मतलब सिंधु नदी में सटता है वो करीब 5 नदी के नाम मिलता है। ठीक है, और इसके बगल में कर लीजिए तो यहाँ से आपका सरस्वती नदी इस इलाका के आसपास में गिरता था। जो रण ऑफ कच्छ कर लीजिए, इस इलाका में यहाँ पे सरस्वती नदी आता था। तो यहाँ पे हो गया सिंधु नदी मेन नदी, एक हो गया सरस्वती नदी, 2 नदी, और यहाँ पे है कि आपका मतलब विपाशा नदी है, या इसको ऐसे कहते हैं कि वितिस्ता नदी था बेसिकली। वितिस्ता नदी मतलब कि आपका क्या नाम कहते हैं इसको? ठीक है, तो यहाँ पे वितिस्ता नदी था। ठीक है, वितिस्ता नदी था, यहाँ अस्किनी नदी था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पुरुषनी नदी था, और यहाँ पे शतुद्री नदी था, और यहाँ पे विपाशा नदी था। ठीक है, ये 5 नदी था, ये सरस्वती नदी और ये सिंधु नदी। ये 7 नदियों के जगह को ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश कहा करते थे, मेनली इसी को मानते थे। ठीक है, बाकी इसमें आपका करीब 5 नदी इधर से गिरता था। और इन जनरल ऋग्वेद में 42 या 42 नदियों का नाम दिया हुआ है, लेकिन जो नाम बताया गया है दिया है कि 42 नदी थे। नाम कितनों को बताया है? तो कहीं पे आपको 19 नाम मिलता है, कहीं पे 21 नाम मिलता है। ठीक है, और उन नदियों में कुछ जो प्रमुख नाम है वो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5 नदी तो इधर से आते हैं, उनके नाम भी देते हैं, और 5 नदी इधर से गिर रहे हैं, उनके नाम भी देखते हैं कि वर्तमान समय में उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आता है तो इस पर ध्यान दीजिएगा और याद रखने का कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, तो मैं उनको कोड के साथ बता देता हूँ, तो वैसे देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका सिंधु के इधर है और ये सिंधु के इधर है, मान लीजिए इंडिया वाले पार्ट में है, और ये आपका अफगानिस्तान वाले पार्ट में है।
इधर से 5 नदी है, तो ये 5 नदी है। एक है आपका सुषमा, सुषमा यानी सोहन नदी है ये, वर्तमान में आपका सोहन नदी है। ये पुराना नाम है और ये नया नाम है। दूसरा है आपका सुवास्तु, इसको अभी स्वात नदी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है कुर्रम, ठीक है, इसको कुभा नदी क्या कहते हैं, कुर्रम को उनके मैं बताता हूँ। चौथा है कुभा, ये काबुल नदी है, ठीक है। और 5वां नदी है आपका गोमल, इसको अभी कोमल भी कहा जाता है, ठीक है। और कुर्रम का नाम है आपका इसलिए कुरुमु था, इसको कुर्रम कहा जाता है, ठीक है। कुरुमु कुर्रम, ठीक है। सुषमा सोहन कहा जाता है, सुवास्तु को स्वात कहा जाता है, कुरुमु को कुर्रम कहा जाता है, कुभा को काबुल कहा जाता है और गोमल को कोमल कहा जाता है। ये आपका वर्तमान का नाम है, ये उस समय का नाम है, मतलब नाम अभी बदल चुका है, ठीक है। तो सुषमा को देख सकते हैं कि सो इससे ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सुषमा कर सकते हैं, सुषमा और सोहन, सुषोमा, तो सुषमा कर सकते हैं, सुषमा सोहन एक जोड़ी बना सकते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। सुवास्तु, ठीक है, सुवास्तु स्वात, ये कुछ हद तक मिलता जुलता है। सुवास्तु वास है, वात है, वास्त ये वात, तो वास्त और वात में आप कुछ कनेक्शन बनाइएगा तो ये याद हो जाएगा, सुवास्तु और स्वात, ठीक है। क्रू KRU KU और KRU, इसका एक कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। और बाकी है यहाँ पे कुभा और ये काबुल, ठीक है। तो इसमें नहीं बन रहा है, या बेसिकली आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुभा काबुल KRU और KU, तो दोनों में U है, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है। और बाकी है कोमल, कोमल और गोमल तो आपको आराम से याद हो जाएगा, गोमल कोमल, कुभा काबुल याद कर लीजिएगा, कुरुमु कुर्रम U का दोनों में है तो हो जाएगा। सुवास्तु वास्तु और वात है, हो जाएगा। सुषमा और सोहन एक जोड़ी बना लीजिए लड़का लड़की का, तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिंधु नदी के इधर 5 नदी है, वो इनके नाम इधर हो गए, ठीक है। अब इधर के जो मेन 5 नदी है तो वो देखते हैं। तो इसमें एक है आपका अस्किनी, नहीं विदिस्ता, विदिस्ता है, फिर अस्किनी है, तीसरा में है आपका पुरुषनी, चौथा में है आपका रावी, नहीं बिपाशा, पांचवा में है शतुद्री, ठीक है। ये 5 नदी आपका सरस्वती और सिंधु नदी के बीच में थे और ये भारत के इलाका में पड़ते थे, ठीक है। तो देखते थे कि अभी इन्हें क्या कहा जाता है। तो विदिशा को कहा जाता है आपका झेलम, ठीक है। अस्किनी, क्यों लिखा गया, अस्किनी को कहा जाता है आपका चेनाब, पुरुषनी को कहा जाता है करावी, विपाशा को कहा जाता है बीज या व्यास, व्यास, और शतुद्री को कहा जाता है आपका सतलज, ठीक है। ये 5 नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये वर्तमान की ये 5 नदी हैं जो उस समय में इन्हें विदिशा, अस्किनी, पुरुषनी, विपाशा और शतुद्री कहा जाता था, ठीक है। तो अब देखिए कि ये कैसे याद होगा।
तो वित्तस्था से एक और चीज दिमाग में आता है कि वित्तस्था या वित्त स्थिति टाइप का कुछ कर सकते हैं। वित्तस्था वित्त स्थिति, तो वित्तीय स्थिति खराब होता है तो आपको बहुत सा चीज झेलना पड़ता है। ठीक है, तो वित्तीय स्थिति खराब हुआ तो आपको झेलना पड़ जाता है, झेलम या झेलना, तो वित्तीय स्थिति। ठीक है, ये एक तरह से याद हो सकता है। दूसरा अस्किनी, स्किनी से चेनाब है, तो अस्किनी तो एक को साइड कर दीजिए, स्किनी आ गया या स्किन कर लीजिए। स्किन को निकालेंगे तो चेनाब से चिन ले सकते हैं, तो चिन में हमारा स्किन है तो ये इससे बन जाएगा। ठीक है, तो स्किन से चिन, CHIN, जो गाल को हम चिन करते हैं, तो स्किन से चिन आ जाएगा। पुरुषनी तो पुरुष है, तो रवि पुरुष है, तो रावी नदी पुरुषनी, याद है बहुत इंपॉर्टेंट है ये रावी नदी और पुरुषनी, क्योंकि इसी के बगल में आपका दशराज युद्ध हुआ था और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए, तो विपाशा से व्यास है या बीज कर लीजिए, तो दोनों में बी भी है, तो ये आराम से याद हो जाएगा। विपाशा बसु से भी आप याद रख सकते हैं, विपाशा बसु व्यास या बीज, तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, और शतुद्री तो सतलज SAT सत। ठीक है, तो उस हिसाब से भी व्यास सत या सुत कर सकते हैं, तो ये याद हो जाएगा सतलज का। शतुद्री सतलज, सत से हो जाएगा, विपाशा बी से हो जाएगा, रवि पुरुष है उससे हो जाएगा, स्किन चिन हो गया, और वित्तस्था है वित्तीय स्थिति खराब हो गया तो आपको झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इधर का 5 नदी, इधर का 5 नदी, मेन 10 नदी जो कहा जाता, तो इन जनरल क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इसी से आते हैं, नदी पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा याद। ठीक है, सुषमा सोहन, मतलब सुषमा सोहन हो गया, सुवास्तु वास्त है हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, कुभा काबुल, ये याद कर लीजिएगा, काबुल ऐसे भी अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है तो उसे याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, और कोमल हो जाएगा, शतुद्री सतलज सत हो जाएगा, विपाशा बी हो जाएगा, पुरुषनी रावी हो जाएगा, स्किन चिन हो जाएगा, वित्तीय स्थिति खराब झेलना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 नदी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको 5 नदी इधर से गिरता था सिंधु नदी में, 5 नदी इधर से गिरता था सिंधु में, और ये सभी का नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है। और अगर ऋग्वेद में अगर इनका नाम दिया हुआ है, मतलब ऋग्वैदिक आर्य इस जगह पर रहा जरूर करते थे। ठीक है, क्योंकि जो चीज जगह पर नहीं रहेगा उसका नाम नहीं बता सकते, पहले पढ़ने का तो कोई जुगाड़ नहीं था, गूगल में सर्च मार के भी वो नाम नहीं लिख सकते थे उस काल में। ठीक है, तो चूंकि अब जो रहेंगे तभी बता सकते हैं, तो इसका नाम है, तो मतलब यहाँ रहते थे, श्योर शॉर्ट है। ठीक है, और इसके बगल में एक और नदी आता है आपका, ये है आपका घग्गर नदी अभी का, और इधर से आता है आपका हक्करा नदी, ऊपर में घग्गर कहते हैं, नीचे में इसको हक्करा नदी कहते हैं, और पहले इसी नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था। ठीक है, ये काफी हद तक सूख चुका हुआ नदी है, कहीं थोड़ा बहुत नहीं भी दिख जाए या ना दिखे तो ये इस बेड पे ये बहा करता था। सैटेलाइट से जो भी इमेज निकाला गया बेसिक, तो लगता है कि इस जगह पे एक नदी हुआ करता था जो कि यहाँ पे गिरता था। बेसिकली रन ऑफ कच्छ जो है तो बेसिकली इस जगह पे गिरता था, समुद्र तक नहीं पहुंचता था वो। ठीक है, तो सरस्वती नदी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बगल में एक और नदी था, अपाया नदी कहते थे, अपाया, और यहाँ पे आपका अरावली पर्वत है, इसके 2 चोटियों के बीच में एक पड़ता है आपका पुष्कर लेक है। और ये पुष्कर जो आपका झील है, पुष्कर झील से एक और नदी निकलता था, वो था आपका दुष्धती नदी, इधर से इधर जाता था, और ये सरस्वती नदी में ये मिल जाता था। ठीक है, तो ये नदी तो ये कहता था कि जो सदर्न बाउंड्री था, जो दक्षिणी बाउंड्री था आर्यों का, वो ये दुष्धती नदी था, यहाँ तक, ये यहाँ तक फैले हुए थे, आर्य इधर तक रहते थे। ठीक है, तो इस अपाया नदी के बारे में 3 ओपिनियन है कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे थे। एक कहता है कि ये पुष्कर से निकलता था, सरस्वती में जाके गिरता था। दूसरा कहता है कि ये पूरब से जाता था और पश्चिम में जाके इधर गिरता था। ये दूसरा ओपिनियन हो गया। ठीक है, और जो तीसरा ओपिनियन था वो ये कहता है कि यहाँ पे जो ये घग्गर नदी है, तो ये घग्गर नदी आपका शतुद्री नदी था।
याद नहीं, चतुर्थी बोल रहे हैं, द्विशधती नदी था। द्विशधती नदी, ठीक है। तो ये द्विशधती नदी था यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया अपाया नदी, ये देखिए इधर से आ रहा है अपाया नदी, ये ठीक है। और बाकी ये हो गया आपका द्विशधती नदी यहाँ पे, जिसका दक्षिणी बाउंड्री है। इसके अलावा ऋग्वेद में आपका 3 नदी और मिलता है जो प्रमुख नदियों में आता है, और उसमें से है कि आपका ये है, मान लीजिए यमुना नदी, तो यमुना का नाम उसमें 3 बार मिला है, गंगा का नाम 1 बार मिला है, और 1 बार नाम आपका इधर सरयू नदी है, तो आपको सरयू, मतलब यही नदी है बेसिकली, यही बात सरयू नदी है, ठीक। तो सरयू नदी का नाम भी आपका 1 बार मिला है। मतलब सबसे पूर्वी नदी किस नदी का नाम मिला है, तो आपको सरयू नदी का नाम मिला है। सरयू आपको हर जगह नहीं बताया जाता है, इन जनरल मानता है कि गंगा नदी, लेकिन मेनली मैंने देखा है कि वो सरयू नदी तक का मेंशन किया हुआ है उसमें। अब ऑप्शन पे देख लीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो गंगा नदी उस समय की सबसे पवित्रतम नदी नहीं थी। अभी हम गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं भारत का, ठीक है। लेकिन उस समय की सबसे पवित्र नदी आपका ये सरस्वती नदी को माना जाता है, ठीक है। और पहले उस समय बहा करती थी, बीच में ये बंद हो गया, ठीक है। और सरस्वती नदी के बारे में भी 2 और कथन है, ठीक है। एक कथन तो ये है कि ये इस जगह पे था, ये 5 नदियों के बाद में इस जगह पे ये बहता था, ठीक है, एक ओपिनियन। दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि ये सतलज नदी ही पहले कभी इधर बहता था, लेकिन बाद में कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट से, जो भूकंपीय कारण हुआ कि वो इधर से इधर चला गया, तो ये भी रास्ता सूख गया। एक ओपिनियन, दूसरा ओपिनियन हो गया। तीसरे में एक चीज और कुछ लोग कहते हैं कि जो अफगानिस्तान में एक और ये अभी ये क्या कहते हैं कि खरकसावती, देखिए बेसिकली इस जगह पे खरकसावती नदी बहता था, ठीक है। अभी इसको हरखावती शायद कहते हैं ये, शायद इसको शायद ही अभी ये हरखावती शायद कहते हैं। उस समय से हरकसावती नदी कहा जाता था। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद सरस्वती नदी ये नदी था, ठीक है। इसमें भी देखिए, तो यहाँ पे एस कर दीजिए और एक्स की जगह एस कर दीजिए, तो आपका सरस्वती नदी ये बन जाता है, ठीक है। और एस और एच का जो कॉम्बिनेशन है, जो ये थोड़ा चेंज होता हुआ भी हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल के समय में। जैसे वो लोग सोम कहते थे, तो ये लोग होम, सोमा कहते थे, मतलब इंग्लिश में, तो इसको होमा कहते थे, सोम और एच। एच और एस एक कन्वर्टिबल टाइप का था वहां पे, ठीक है। ये सोम, जैसे सोम रस कहते हैं तो लोग होम रस कहते थे या होमा कहते थे वो लोग, ठीक है। तो ये इस साइड में एच वाला खेला था, इस साइड में एस वाला खेला था, ठीक है। जैसे सिंधु नदी और हिंदू, जैसे सिंधु और हिंदू, या सिंधु वो सेम सोर्स से आता है, सिंधु, ठीक है। तो इंडियन वाले से सिंधु एस से कर लेते हैं, ये लोग यहां से हिंदू निकाले, और इसी वर्ड से आपका इस सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोगों को हिंदू भी कहा जाता था, ये लोग कहते थे बेसिकली, ठीक है। हिंदू वर्ड आपका संस्कृत वर्ड नहीं है, ठीक है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी, पुराने धर्म ग्रंथों में भी आपको हिंदू वर्ड नहीं मिलता है, बाद में आपको कहीं मिल सकता है, लेकिन पुराने धर्म ग्रंथों में हिंदू वर्ड नहीं मिलता है कहीं पे, ठीक है। इसलिए पहले से सनातन धर्म कहा जाता था, ब्राह्मण धर्म कहिए या सनातन धर्म कहिए, ठीक है। हिंदू वर्ड नहीं मिलता है, हिंदू बाद का शब्द है, ठीक है। जिधर वाले लोग इधर आते हैं तब उसे हिंदू कहा जाता है। मतलब ये जो एस और एच ये इंटरचेंजेबल था करीब करीब, इधर वाले एस को प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, तो ये एस को एच बोल के हिसाब से करते थे, इसीलिए लोग सिंधु को लोग हिंदू से बोलते थे। और इधर सिंधु के इधर रहने वाले सब हिंदू
या हिंदुस्तान कहा जाता था। ठीक है, एक ओपिनियन है, बाकी बहुत सारा मार्केट में ओपिनियन मिलेगा, लेकिन उसमें से एक ओपिनियन ये है। ठीक है, तो सरस्वती नदी के बारे में कितना ओपिनियन बताया? एक तो कि सतलज नदी का एक भाग हो सकता है, दूसरा है कि ये हर्षावती नदी, ये सरस्वती नदी हो सकता है, और तीसरा एक ओपिनियन और है कि ऋग्वेद में इस तरह से सरस्वती नदी को मेंशन या बताया गया है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, कुछ हद तक उसे भी सरस्वती नदी के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, लेकिन मूलतः जो अभी जो पॉपुलर जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो ये है कि यहाँ पे एक नदी थी, सरस्वती नदी, जो बहुत ही बड़ी नदी थी, बहुत ज्यादा जलधारा जल उसमें मतलब पार होता था और वो इस जगह पे गुजरता था। ठीक है, और जिसे अभी आपका इधर घग्गर नदी और इधर हक्करा नदी कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे फेमस है वो अभी यही है। तो कहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता है, और खोज चल ही रहा है। अब जब ज्यादा रिसर्च हो जाएगा तो सभी को पता चल जाएगा कैसे क्या है ये। ठीक है, और एक ओपिनियन ये भी है बाद में जो आ रहा है अभी कि सरस्वती नदी आपका यहाँ पे जो संगम है यहाँ पे भी मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है तो नहीं पता, क्योंकि दिखता तो नहीं है वहां कि यहाँ ये यमुना नदी, ये गंगा नदी, और कहता है संगम में 3 नदी मिलता है, तो सरस्वती नदी भी मिलता है, ये बहुत फेमस है और तभी से संगम भी कहा जाता है। तो सरस्वती नदी कैसे मिल रहा है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ बहती थी ये वाला का काफी हद तक कुछ हद तक सबूत मिला है, तो उसके हिसाब से इसको मान सकते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ पर था और उस समय की सबसे पवित्र नदी थी। क्वेश्चन आता है ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो आपका सरस्वती नदी थी। और सबसे बार किस नदी का चर्चा किया गया ऋग्वेद में, तो आपका सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार चर्चा किया गया ये नदी। तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार चर्चा किया गया है, और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती नदी थी। लेकिन यही चीज आपका जब उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड आएगा तो उस समय आपका सबसे पवित्र नदी आपका गंगा हो जाएगी। तो ये बदला है और ये क्लियर याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी सबसे पवित्र नदी, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसलिए क्लियर कट में क्लियर बता रहा हूं इसे। ठीक है, तो ये नदियों के हिसाब से पता चला कि इस जगह पे या उत्तरी भारत का या जो कुछ तो पाकिस्तान का, कुछ तो पूर्वी अफगानिस्तान का, इस इलाका में आपका वैदिक कार्य शुरू में आके रहे थे या बसे थे या यहीं पे उत्पन्न हुए या जो भी कर लीजिए, तो ये इनका ये इलाका था और इसी इलाका में आपका ऋग्वेद का रचना हुआ था। ठीक है, अब इसके इस इलाका में देखिए तो इसमें कुछ चीज और आएगा कि अगर इस इलाका में है इन्हें हिमालय पर्वत पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपके हिंदू कुश पर्वत है, आपका इधर हिमालय हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में आपका वैदिक कार्यों का जानकारी था और इसे ये हिमवंत कहा करते थे और इसे ये मुंजवंत कहा करते थे। ये हिंदू कुश मतलब आपका मुंजवंत और ये हिमवंत। ठीक है, हिमालय, हिंदू कुश, मुंजवंत हिंदू कुश को और हिमालय को हिमवंत। ठीक है, कुछ जगह आपको मिल जाएगा कि हिमालय को आपको मुंजवंत कहा जाता था। ठीक है, लेकिन मैंने 2-3 जगह और देखा है तो वहां मुझे ये मिला कि मुंजवंत आपका हिंदू कुश को कहा जाता था और यहीं से वे लोग सोम को, ज्यादा सोम नाम का जो पौधा होता था जिसे वो सोम रस बनाया करते थे, तो वो उसे हासिल किया करते थे। ठीक है, और ये ईरानी ग्रंथों में मिलता है कि ये लोग ये हिंदू कुश वाले जगह से या इस जगह से कह लीजिए तो यहाँ से हासिल करते थे और ये भी इसी इलाका में थे तो ये लोग यहाँ से हासिल करते थे। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि ये लोग सोम रस का उपयोग धीरे धीरे कम कर देते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ये उत्तरी भारत में पूर्वी भारत की तरफ आने लगते हैं। जब इधर आ जाएंगे तो इस इलाका से दूर, और जब इस इलाका से दूर हो जाएंगे तो इन्हें सोम रस प्राप्त करने के लिए जो पत्तियां होती थी वो इन्हें नहीं, बहुत कम मिलने लगता है। कम मिलने लगता है तो धीरे धीरे इनका उपयोग भी बंद हो जाता है, इसका चर्चा भी कम होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि मुख्यतः कि हिंदू कुश का जो पर्वत है वही आपका मुंजवंत होगा और हिमवंत आपका हिमालय का इलाका था। ठीक है, और इसके बारे में आपको उस समय कार्यों की जानकारी थी, मतलब इस इलाका में तो थे ही जाएंगे। ठीक है,
इसके अलावा एक चीज और है कहा जाता था कि जो सरस्वती नदी थी वो जाके समुद्र में गिरती थी। ठीक है, तो उस ऋग्वैदिक काल में भी या ऋग्वेद में भी आपका समुद्र का चर्चा है। ठीक है, लेकिन तो आप ऐसे कहिए कि ऋग्वैदिक आर्यों को क्या समुद्र की जानकारी थी? तो इन जनरल जो माना जाता है, तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें समुद्र की जानकारी नहीं थी और उन्होंने कभी समुद्र को देखा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ये बहुत बड़ा जलाशय होता था, तो वे उसे समुद्र कहा करते थे। यहाँ पे भी करीब आपका रण ऑफ कच्छ के आसपास में गिर रहा है, तो समुद्र तक नहीं पहुंच पाए। ये भी एक जलाशय टाइप का ही जगह है, दलदली टाइप का जगह, तो यहाँ पे गिर रहा है और जिसे वो समुद्र मान रहे थे। ठीक है, तो समुद्र का चर्चा आपका ऋग्वेद में मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ डेजर्ट है, रेगिस्तान में जो इलाका राजस्थान में डेजर्ट, उस समय को धनवा कहा जाता था। धनवा, तो रेगिस्तान को उस समय धनवा कहा जाता था और ये उसका चर्चा आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऐसे भी इन जनरल अगर इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा बहुत भी पता होगा तो ये पता होगा यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे ये नदियां हैं, यहाँ पे डेजर्ट यानी रेगिस्तान है और यहाँ पे समुद्र का इलाका है। अब चूंकि ये इलाका का नाम मतलब मेंशन आपको ऋग्वेद में मिलता है, तो माना जा सकता है कि ऋग्वैदिक आर्य इस जगह पे रहा करते थे। और ये जो मेन 7 नदी मिलते हैं इंडिया वाले इलाका में, और इसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, ये इनका मेन इलाका था जहाँ पे वैदिक आर्य आके रहा करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ कि उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ कहाँ रहा करते थे। थैंक यू।